दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसके गुण एवं दोष क्या होते हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं। इससे पहले हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझ लिया है, दोनों की विशेषताएं समझ ली हैं, गुण और दोषों पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब उसके बाद हमारा इस चैप्टर में से एक ही ये टॉपिक छूट गया था, इसको भी हम कवर कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा पर कि हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि आपने गौर किया हो तो जो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की परिभाषाएं ली थी, दोनों को परिभाषित किया था, तो हमने किस प्रकार से परिभाषित किया था यदि हम अभी गौर करेंगे उन परिभाषाओं पर, तो क्या था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन और साहस, ये 5 उत्पादन के साधन होते हैं। और इन साधनों पर जिसका स्वामित्व होता है उसे उस अर्थव्यवस्था का नाम हमने दे दिया था। जैसे जब हम उत्पादन के साधनों पर अधिकार देखते हैं पूंजीपतियों का, तो वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब हम उत्पादन के साधनों पर अधिकार देखते हैं सरकार का, तो वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोनों को परिभाषित किस प्रकार से किया था? यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हमने परिभाषा ली थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं उन सभी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं वो पूंजीपतियों के द्वारा, और जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो बाजार शक्तियों के द्वारा निर्देशित होती हैं। ये हमने परिभाषा ली थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या परिभाषा ली थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित सारे निर्णय सरकार लेती है, वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये दोनों परिभाषाएं हमने समझ ली। अब देखिए, अब हमें समझना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब कि दोनों का मिला होना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसके अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं और पूंजीवाद तथा समाजवाद के जो दोष हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो पूंजीवाद में हम देखेंगे तो उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीपतियों का। समाजवाद में सरकार का। और यदि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों और सरकार दोनों का सह अस्तित्व होगा। सह अस्तित्व मतलब कि दोनों ही इसमें अपने अस्तित्व में होंगे, अपने स्वामित्व में जो संसाधन है वो दोनों के ही अधिकार में होंगे। कुछ संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा और कुछ पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा। दोनों का अस्तित्व इसमें पाया जाता है, दोनों ही कार्य करते हैं, दोनों ही उत्पादन करते हैं। अब हम जैसे उदाहरण लें मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाई जाती है। यदि कहीं आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। किस प्रकार से? हमने क्या समझा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद, कौन कौन सा? पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं मतलब सरकार भी इसमें उत्पादन का कार्य करती है और पूंजीपति भी, मतलब कि जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो भी कार्य करते हैं। अब यदि हम उदाहरण से समझें तो भारत में आप कुछ कंपनियों के नाम लें, जैसे कि एयरटेल हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, आदित्य बिरला ग्रुप हुआ। ये सारे उद्योग कौन से हैं? ये निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। निजी क्षेत्र के व्यक्ति इनका रखरखाव करते हैं, इनका प्रबंधन करते हैं और इनका विकास करते हैं। और यदि हम कुछ दूसरी कंपनियों का नाम लें, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोल, ये सब क्या है? ये हैं सरकारी क्षेत्र की कंपनी। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये क्या है? ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकारी कंपनियां भी हैं और निजी क्षेत्र की कंपनियां भी हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां कौन कौन सी? एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया,
रिलायंस जियो, ये क्या है, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी। और BSNL कहाँ पर आ गई है, सरकारी क्षेत्र में। तो दोनों कंपनियों का अस्तित्व है, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों का भी अस्तित्व है और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का भी अस्तित्व है। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कोई समस्या है? अब इसकी बात आती है परिभाषा की। तो परिभाषा हम आसानी से लिख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत पूंजीवाद तथा समाजवाद के जो दोष होते हैं उन्हें दूर करने के लिए दोनों के गुण अपना लिए जाते हैं। इसमें सरकार तथा पूंजीपतियों के जो क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी और निजी क्षेत्र की कंपनी दोनों पाई जाती हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब हम इनकी विशेषताएं और समझ लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बाद गुण और दोषों पर हम चर्चा कर लेंगे। तो पहला देखिए, पहली जो विशेषता वो क्या विशेषता है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। सह अस्तित्व मतलब कि साथ साथ कार्य करते हैं, निजी क्षेत्र भी कार्य करता है और सरकारी क्षेत्र भी कार्य करता है। अब हमने भारत का उदाहरण ले लिया, इसमें किसी को डाउट है? जो हमने समझ लिया है बस यही आपको इसमें लिखना है। दोनों अपने क्षेत्र को बांट लेते हैं कि किस क्षेत्र में किसको उत्पादन करना है। सरकार जिस क्षेत्र में उत्पादन करेगी तो उस क्षेत्र के उद्योगों का विकास, प्रबंधन जो भी है उसका उत्तरदायित्व किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा। और जो निजी क्षेत्र है वो अपने उद्योगों का, अपने संसाधनों का प्रबंधन करेगी, विकास करेगी। ठीक है, अब चलते हैं हम कीमत यंत्र पर। ये कीमत यंत्र किसकी विशेषता है? कीमत यंत्र विशेषता है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो भी उत्पादक निर्णय लेते थे, जो भी पूंजीपति निर्णय लेते थे उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, वो किसको ध्यान में रखते थे? कीमत यंत्र को, कि बाजार में किस वस्तु की कीमत अधिक है। जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिस वस्तु की कीमत कम होगी उस वस्तु का उत्पादन कम होगा। तो ये कीमत यंत्र यहाँ भी पाया जाता है। जब हमने इसमें दोनों के गुण लगाए हैं, किसके? पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों के ही गुण हम इसमें शामिल कर रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो फिर इसका ये अच्छा गुण था, कीमत के आधार पर उत्पादन। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? लाभ कमाना। लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ अधिक कहाँ मिलता है? जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है उसके उत्पादन में अधिक लाभ होगा, इसलिए कीमत यंत्र यहाँ भी काम करता है। ये कीमत यंत्र उत्पादकों को एक प्रकार से प्रेरणा देता है कि आपको यहाँ पर लाभ अधिक होगा तो आप इस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। ये एक विशेषता हुई। इसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवाद में ये पूरी स्वतंत्रता रहती है कि आप संपत्ति रख सकते हैं, संसाधनों पर पूरा आपका अधिकार रहता है और आप जिस वस्तु का निर्माण करना चाहें कर सकते हैं, उसका नियमन कर सकते हैं, उसको प्रबंधन कर सकते हैं। सभी कुछ निर्णय, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, सारे निर्णय कौन लेते थे? पूंजीपति लेते थे। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए आर्थिक स्वतंत्रता रहती तो है लेकिन पूंजीवाद से कम रहती है। किस प्रकार से कम रहती है? कि जो भी निजी क्षेत्र के उद्योग हैं वो अपने संसाधन, जो संसाधन उनके पास हैं उनका प्रबंधन करने में, किसी भी वस्तु के उत्पादन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वह आर्थिक निर्णय ले सकते हैं लेकिन सरकारी नीतियों के अंतर्गत। कुछ नीतियां सरकार बनाती है, उन नीतियों का क्या करना पड़ता है? पूंजीपतियों को भी पालन करना पड़ता है, उनके दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता मतलब कि आर्थिक क्रियाओं के प्रबंधन का, निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो इसमें होती है लेकिन पूंजीवाद से कम होती है। आगे चलिए, आगे चौथा पॉइंट है आय व आर्थिक संपत्ति का समान वितरण। इसमें देखिए जिस प्रकार से पूंजीवाद में हमने समझा हुआ था कि आय का समान वितरण नहीं रहता है, आय का समान, आय किसके पास चली जाती है? आय चली जाती है पूंजीपतियों के पास अधिक चली जाती है और श्रमिक वर्ग के पास कम रहती है। लेकिन समाजवाद में क्या पढ़ा है हमने? समाजवाद में हम पढ़ते हैं कि सरकार का उद्देश्य रहता है सामाजिक कल्याण करना, तो वह सभी को लगभग समान आय प्रदान करने की कोशिश करती है। तो ये पॉइंट कहाँ से लिया है? समाजवाद से। मतलब विशेषता किसकी है? समाजवाद की। आय व आर्थिक संपत्ति का समान वितरण। जिस प्रकार से पूंजीवाद में जो आय रहती है और जो लाभ रहता है उस पर निजी क्षेत्र का अधिकार रहता था। निजी क्षेत्र का मतलब कि पूंजीपतियों का,
तो इसमें संपत्ति रखने का अधिकार आता है। तो संपत्ति सभी लोग कमा सकते हैं, आय को जोड़ सकते हैं, बचत कर सकते हैं और जो बचत करते हैं उसे अपने उत्तराधिकारियों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, समान वितरण हो जाता है। सभी अधिक मतलब संपत्ति का जब अधिकार है, जो संपत्ति का अधिकार रहता है ये प्रेरित करता है अधिक कार्य करने के लिए, तो अधिक लाभ कमाने के लिए सभी लोग प्रेरणा से कार्य भी करते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है, देश की सभी आर्थिक क्रियाओं का एक प्रकार से नियोजन करना या फिर प्लानिंग करना पहले से कि जो आर्थिक क्रिया है उसको किस प्रकार से घटित किया जाए जिससे कि देश का विकास हो। ये क्या क्या होती है, एक योजना तैयार की जाती है, पहले से प्लानिंग तैयार की जाती है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और ये कौन बनाता है, ये सरकार के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि सरकार में कई सारे मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय हो गया, योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, ये सारे नीतियां बनाते हैं आर्थिक क्रियाओं के लिए। तो इन नीतियों के द्वारा ये पहले से निर्धारित किया जाता है कि भारत, जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश का यदि उदाहरण लें, हमारे देश में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे देश की सरकार यदि योजना बनाती है, योजना आयोग जो रहता है वो योजना तैयार करता है कि भारत के किस क्षेत्र का विकास अधिक करना है, वहाँ पर कितनी सड़कें होनी चाहिए, कितने रेल मार्ग होने चाहिए, कितने स्कूल कॉलेज होने चाहिए, कितने अस्पतालों की ज़रूरत है, ये सब इसमें पहले से तैयार किया जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि उनके जो उत्पादक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना है। तो सरकार तो कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, और जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं वो रोजमर्रा के लिए जो जरूरी वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन करते हैं। तो दोनों का क्या हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है। एक प्रकार से इस प्रकार का नियोजन किया जाता है, संसाधनों को बांटा जाता है कि कितने संसाधन कहाँ पर हमें लगाने हैं जिससे कि हमारे देश का विकास हो। तो ये क्या रहता है, एक नियोजित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। चलिए, ये तो 5 बिंदु हो गए विशेषताओं के। अब हम समझ लेते हैं इसके गुण। तो गुण में यदि हम देखें तो पहला गुण है